चलो भैया, तो लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था क्या? हाँ, तो 3 ऑक्सी एसिड दिए होंगे मैंने, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। ये तीनों हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, है ना। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हैं और मैंने दिया था कि इनका अपने को स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, ये अपना काम था। तो आ जाओ शुरू करते हैं पहले वाले से। पहले वाले को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, H3PO4। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस बोल दिया मैंने, फॉस्फोरिक एसिड, है ना। इसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस होगा। फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सी एसिड जितने भी हैं, इनको बनाने के लिए एक तरीका बताया था मैंने कि इनको बनाते समय P डबल बॉन्ड O अनिवार्य रूप से बनाएं, इसके बिना ना बनाएं। इसको P डबल बॉन्ड O बनाना जरूरी। तो अगर अपन P डबल बॉन्ड O सबसे पहले बना लेते हैं, P डबल बॉन्ड O, तो H3PO4 में से एक फॉस्फोरस का काम हो गया अपना और एक ऑक्सीजन का काम हो गया। मेरे पास क्या बचा है? 3 ऑक्सीजन बचे और 3 हाइड्रोजन बचे, यानी 3 O और 3 H, यानी 3 OH बचे। 3 OH बचे। तो अपन क्या करेंगे भैया, एक OH यहां लगा देंगे, एक OH यहां लगा देंगे और एक OH यहां लगा देंगे। 3 OH मैं लगा दूंगा, तो 3 OH लगा दिए। अब भैया अगर आप थोड़ा सा याद करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी पढ़ी हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती, सबसे ज्यादा, और ऑक्सीजन की होती दूसरे नंबर पे। 0.5 कम करते हैं, याद करो। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती 3.5, फ्लोरीन की 4, ऑक्सीजन में 0.5 कम करते हैं अपन तो आ जाती 3.5। मेरे ख्याल से याद आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद अपने पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती 2.1। और अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऐसा याद कराया था 4, 3, 2.8, 2.5। पहली वाली लाइन में तो अपन थ्रू आउट 0.5 कम करते हैं, सब में 0.5 कम करते जाते हैं। लेकिन दूसरी वाली लाइन में अपन पहले 0.5 कम करते हैं, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.5। दूसरे नंबर पे आता है फॉस्फोरस, यहां पर अपन 0.4 कम करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी 2.1। और फिर इसके बाद पूरे में अपन 0.3 कम करते हैं, 0.5, 0.4, 0.3 ऐसे याद कराया था, ठीक। तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1। अब ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है? ऑक्सीजन गंदा एलिमेंट है हाइड्रोजन की तुलना में। हाइड्रोजन की तुलना में गंदा एलिमेंट है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स अपने पास खींच लेगा। ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। वैसे ये वाले ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव, ये वाले हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। जब आप इस एसिड को तोड़ने जाओगे, इस एसिड को तोड़ने जाओगे तो जितने H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बॉन्ड वीक हो गया है। क्यों वीक हो गया है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऑक्सीजन छेड़छाड़ कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, जो कि गलत बात। तो ये बॉन्ड वीक हो गया, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, बॉन्ड टूट जाएगा। तीनों बॉन्ड टूटेंगे, 3 H+ आयन बनेंगे और साथ में बनेगा PO4- आयन। तो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसका स्ट्रक्चर ये है, ये 3 H+ आयन दे सकता है। ये बात अपने ध्यान रखनी, ठीक। आगे बढ़ेंगे। फॉस्फोरिक एसिड के बाद अगला एसिड है अपने पास में H3PO3। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। और जो फॉस्फोरस एसिड है, इसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस 1, 2, 3, 4, 5। 2 मिनट रुकना, फिर नोट करना, पहले देख लो अच्छे से। सबसे पहली चीज अपन बनाएंगे डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O बनाना जरूरी है ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में। अब मेरे पास एक फॉस्फोरस हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है? 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, 2 O और 3 H, मतलब 2 OH और 1 H बचा है। तो मैं लगाऊंगा 2 OH, पहला OH, दूसरा OH और एक केवल H, ठीक। अब देखो जरा, यहां पर गंदा आदमी, अगेन ऑक्सीजन गंदा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, O पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव, दोनों जगह। लेकिन ये जो तीसरा वाला हाइड्रोजन लगा है, ये जुड़ा है फॉस्फोरस से,
और फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों एक जैसे लोग हैं, इलेक्ट्रॉनों की छीना झपटी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन बीच के बीच में रहेंगे, यहां पर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, छीना झपटी नहीं हो रही, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, चार्जेस डेवलप नहीं होंगे। इस वजह से ये वाला H प्लस के जैसा रिमूव नहीं हो सकता, केवल ये दोनों H प्लस के जैसा रिमूव हो सकते हैं। तो जब ये रिमूव होंगे H प्लस के जैसे रिमूव होंगे तो केवल 2 H प्लस रिमूव हो पाएंगे, 2 H प्लस, और क्या बचेगा साथ में, एक H, एक P, 3 O, HPO3, और ये 2 O पे माइनस आएगा, HPO3 -2 आयन बनेगा। समझ में आया भैया? तो ये दो स्ट्रक्चर किन दोनों के लोगों के सही थे, बन गए थे, बन गए होंगे ना? हाँ, बहुत इजी है, कुछ ऐसा इसमें है नहीं, आपको पता चल गया P डबल बॉन्ड O सबसे पहले बनाना है तो बन जाएगा। अब जो बचा हुआ है H3PO2, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम लिखेंगे, पहला काम। दूसरा काम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और तीसरा काम आप ये बताएंगे कि कितने H प्लस आयन डोनेट कर सकता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसे बनेगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनेगा H3PO2, सेंटर में आएगा फॉस्फोरस, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O सबसे पहले। अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास एक O बचा है और मेरे पास 3 H बचे, एक O और 3 H, तो एक OH लगा दूंगा और 2 क्या लगा दूंगा? H लगा दूंगा, कुछ इस टाइप। आप सीधा खड़ा भी बनाया तो कोई गलत नहीं है, चलेगा, वो कोई तकलीफ नहीं। अब इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, जब ये टूटेगा तो कितने H प्लस दे पाएगा? केवल एक, यही वाला, बाकी ये दो नहीं टूटेंगे, तो एक H प्लस बनेगा और बाकी बचा हुआ H2PO2 पे माइनस, H2PO2 माइनस बनेगा। समझ में आया भैया? ठीक हो जाएगा, कर लोगे? तो ये था अपना स्ट्रक्चर बनाने का कार्यक्रम, जिसमें अपन लोगों ने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर बना लिए। अब अपन बनाएंगे आयंस के स्ट्रक्चर, मतलब किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे केस में उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाए वो अपने को देखना है। ठीक है, तो आओ चलो इसको मिटाता हूं मैं और आयंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। बहुत बढ़िया। तो आयंस का स्ट्रक्चर बनाने से पहले जैसे मैं आपको एक आयन से समझाता हूं, CO3-2, ये आयन को बोलते हैं कार्बोनेट आयन। इसका स्ट्रक्चर बनाना है कार्बोनेट आयन का। तो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाने से पहले अपने को 2-3 छोटी मोटी बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले एक, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव या गंदा आदमी या इलेक्ट्रॉन के लिए लालची आदमी कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत लालची है इलेक्ट्रॉन के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर मुझे नेगेटिव चार्ज लगाना होगा तो मुझे कार्बन पे लगाना चाहिए, ऑक्सीजन पे लगाना चाहिए? काय पे लगाना चाहिए? ऑक्सीजन पे। क्यों लगाना चाहिए ऑक्सीजन पे? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? गंदा आदमी, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 6, है ना? इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कुछ होता है, 1 2 3 4 5 6 ये होता है ना? कितने बॉन्ड बनाता है? इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड्स बनाता है, 2 बॉन्ड, ये बात ध्यान रखना। अब अगर मैं O से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, O में, इधर बना लेता हूं, O में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? O की जगह O माइनस बन जाएगा। O के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो अब O माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बहुत बढ़िया, सही सोचा आपने, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। और जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये कितना बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा? 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 और इलेक्ट्रॉन 9 हो जाएंगे। इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो और इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो O माइनस केवल एक बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? एक बॉन्ड। अगर मैं O माइनस को एक और इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो बन जाएगा O माइनस 2। O माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 7। तो O माइनस 2 में कितने होंगे? बोलो। हाँ बिल्कुल सही, कितने होंगे? 8।
और जब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा तो अब बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 0 बॉन्ड। ठीक, तो अब सबसे पहली चीज अपने ये समझनी है कि इसमें जो माइनस चार्ज है वो किसके ऊपर है? ऑक्सीजन के ऊपर। दूसरी बात, ऑक्सीजन के ऊपर -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। अगर मैंने ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज डाल दिया, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज डाल दिया, तो ऐसे केस में वो ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, और बॉन्ड नहीं बनाएगा तो चिपकेगा नहीं, बार बार गिर जाएगा। बिना बॉन्ड के चिपकेगा कैसे? तो ऐसे केस में अपन लोग क्या करेंगे? ऐसे केस में अपन लोग ये करेंगे कि एक O को दोनों चार्ज नहीं देंगे, एक O को -2 नहीं करेंगे, दो ऑक्सीजन को क्या चार्ज दे देंगे भैया? -1 और -1, दो ऑक्सीजन को, और दोनों ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएंगे? एक बॉन्ड बनाएंगे। ये बात समझिए। सेंट्रल एटम यहां पर भी कार्बन है जिसके 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो ऑक्सीजन जोड़ने हैं, दो O- जोड़ने हैं। पहला O- सिंगल बॉन्ड से, दूसरा O- दूसरे सिंगल बॉन्ड से। अब मेरे को क्या जोड़ना बचा है बोलो? एक ऑक्सीजन बस, और O है, O- नहीं है इस बार, O है, तो O को जोड़ने के लिए मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे बेटा? 2। मेरे पास एक अलग अलग है, मैं इसको यहां ले आता हूं नीचे, और मैं यहां कर दूंगा डबल बॉन्ड O। समझ में आया कैसे किया? ठीक, याद रखना है माइनस चार्ज ज्यादातर केसेस में ऑक्सीजन के पास होता है, O- होता है, O- एक ही बॉन्ड बनाता है। इतनी बात याद रखनी। ठीक, चलो ये नोट करेंगे साइड में कहीं पर। और मेरे को SO3 -2, SO4 -2, NO2 माइनस, NO3 माइनस, PO4 -3, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, गाली नहीं देगा कोई भी है, बनाओ चलो, HCO3 माइनस, HSO4 माइनस, और I3 प्लस, और एक I3 माइनस। बस इतना बना के दिखाएंगे। ठीक, चलो फटाफट बनाओ, पानी वानी पीता हूं, फिर इसको डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज आयनिक बॉन्ड की ओर जाएंगे। SO3 -2, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? इसमें सेंट्रल एटम होगा सल्फर। सल्फर बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये बहुत बेसिक चीज है, ये बन गया। अब मेरे को ये पता है, एक मिनट माइक लगा लूँ, मैं माइक फिर भूल गया था। अब मेरे को ये पता है, माइक टेस्टिंग 1 2 3, ठीक। हाँ, तो मेरे को ये पता है कि यहां जो ऑक्सीजन लगे हैं, 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन के पास -1 होगा, और जिनके पास -1 होगा वो लोग सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां हो गया O-, यहां भी हो गया O-, ठीक है। और एक ऑक्सीजन बचा है, वो एक ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड, तो मैं ऊपर बना दे रहा हूं, आप नीचे भी बना सकते हो, एक ही मतलब है। तो ये बन गया SO3 -2, सल्फाइट आयन बोलते हैं इसको, सल्फाइट आयन। अगला है, एक मिनट कहीं रख दूं मैं, चाय मेरी। अगला है SO4 -2, इसमें सल्फर सेंट्रल होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां 2 ऑक्सीजन पे -1 है, 2 ऑक्सीजन पे, तो एक O- यहां लगा दिया, एक O- यहां लगा दिया मैंने, ठीक है। अभी 4 में से 2 ऑक्सीजन लगे, 2 ऑक्सीजन और बचे, एक डबल बॉन्ड O नीचे लगा दिया और एक डबल बॉन्ड O ऊपर लगा दिया, ठीक है। ये बन गया आपका SO4 -2। अगला NO2-, सेंट्रल एटम होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन, एक मैं लगाऊंगा, एक ही माइनस है, एक O पे माइनस होगा, और एक ऑक्सीजन बच गया तो उसको लगा दूंगा मैं डबल बॉन्ड O, ठीक, डबल बॉन्ड O, ये बन गया भैया, ठीक, NO2-। अगला वाला है मेरे पास NO3-, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम 1, 2, 3, 4, 5, एक O-, एक डबल बॉन्ड O, NO2- के जैसे। अब बस एक ऑक्सीजन और जोड़ना है, कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा ये वाला ऑक्सीजन? बताओ। बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेट से जुड़ेगा। ये वाला कोवेलेंट से नहीं जुड़ सकता। क्यों कोवेलेंट से नहीं जुड़ सकता? नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, ध्यान देना इसको। नाइट्रोजन के 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि नाइट्रोजन के
8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 8 हो गए हैं, तो अब एक ही रास्ता बचा है, क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड O लगा देंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अगला वाला PO4 -3 सेंट्रल एटम फॉस्फोरस 1 2 3 4 5। ठीक, 3 ऑक्सीजन पे -1 होगा, तो ये हो गया O-1, ये हो गया O-1 और ये हो गया O-1। ठीक है, एक ऑक्सीजन बचा, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया PO4 -3। ठीक, नेक्स्ट ClO- सेंट्रल एटम Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक O है, उसी पे माइनस डालना है, ये बन गया ClO-। ठीक, अगला वाला ये हाइपोक्लोराइट आया नहीं है ना, ये उसमें आता है, किसमें? सोडियम हाइपोक्लोराइट, जो जमीन साफ करने आजकल चल रहा है ना, डिसइंफेक्टेंट। मैं इसीलिए बताते रहता हूं कि तुम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, कोई बच्चा तुमसे पूछ ले कि भैया वो आजकल बहुत चल रहा है डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजर, तो तुम्हें पता तो हो, कल को बोले कोई तो क्या केमिकल है। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट यूज करते हैं, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइट, इससे जमीन साफ करते हैं कोरोना वाले वार्ड में। चलो आगे बढ़ते हैं। ClO2- जनरल नॉलेज का सवाल है, अगले साल के जेई में, अगले साल के नीट में, अगले साल जो होगा, इस टाइप का एक आध सवाल पक्का आएगा जीके का, जो इससे जुड़ा होगा, जो कोरोना वायरस से जुड़ा होगा, 100% लिख के ले लेना, जरूर आएगा। अगले साल देखेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसा करता है, जेई वाले और नीट वाले ऐसे करते हैं, जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको साइंस से जोड़ के एक आध सवाल निकाल देते हैं, तो इस टाइप के सवालों की उम्मीद आने की है। ClO2- Cl फिर से सेंट्रल एटम, उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन है, जिसमें से एक ऑक्सीजन पे माइनस होगा और एक ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं होगा, उसको बना दो कहीं पर भी डबल बॉन्ड हो, तो ये बन गया ClO2-। नेक्स्ट ClO3-, फिर से Cl 1 2 3 4 5 6 7, एक O पे O-, 2 ऑक्सीजन बचे, एक इधर साइड में लगा दे रहा हूं मैं और एक इधर ऊपर लगा दे रहा हूं, तो ये बन गया मेरा ClO3-। अगला है मेरे पास ClO4-, Cl सेंट्रल 1 2 3 4 5 6 7, एक पे O-, 4 में से एक हो गया, 3 ऑक्सीजन बचे, एक नीचे लगा दो, एक ऊपर लगा लो और एक साइड में लगा लो, ऐसे, तो ये बन गया ClO4-। अगला वाला, अगला है मेरे पास HCO3-। सेंट्रल एटम, यहां पर भी कौन होगा? कार्बन ही होगा, जिसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। एक O पे माइनस होगा, तो एक O- लगा दिया मैंने। ठीक, अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास बचे 2 O और 1 H बचा है लगाने के लिए। मैं मन में सोच रहा हूं अपने 2 O और 1 H। 2 ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 H के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि मेरे पास केवल 3 है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स हाथों की कमी होती तो अपन लोग क्या करते हैं? फिर चेन बनाते हैं, चेन बनाते हैं। सुना है नहीं सुना? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं सुनाई थी कहानी। इमेजिन करना कि तुम्हारे घर के बाहर से, नहीं ये कहानी है इसी से रिलेटेड, तुम्हारे घर के बाहर से एक नदी बह रही, नदी देखी होगी सबने, रिवर बह रही है, रिवर है ना। और कैसी नदी बह रही? अगर कोई हरिद्वार गया हो अपनी जिंदगी में कभी, मैं गया हूं इसलिए मेरे को पता है, हरिद्वार अगर आप गए हो तो हरिद्वार में गंगा जी बहती, बहुत फेमस है हरिद्वार गंगा जी के लिए। तो गंगा जी वहां बहती हैं, तो ऐसे छोटी मोटी नदी टाइप का नहीं बहती। वहां जो गंगा जी हैं, वहां जो घाट बने हुए हैं, हर की पैड़ी वगैरह जो घाट बने हुए हैं, वहां घाटों में गंगा जी में लोग स्नान करने जाते हैं। डुबकी में सीढ़ियां बनी हुई हैं और सीढ़ियों के आगे रेलिंग लगी हुई, रेलिंग, और वो सीढ़ियों में चेनें बंधी हुई, चेनें। मैं गया पिताजी के साथ, तो मैंने पूछा ये चेन और रेलिंग काहे के लिए? नदी को खुला छोड़ देते, बहने देते। बोले बेटा ये नदी के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। मैं बोला क्यों? बोले डुबकी लगा के देख, तेरे को पता चल जाएगा। अब मैं डुबकी लगाने गया, पिताजी खड़े थे साथ में, डुबकी लगाने गया तो मैं बहने लगा, पिताजी ने पकड़ा। तो मैंने बोला अरे बाप रे कितनी तेज नदी, तो इतनी तेज बहती है कि वहां चेन और जंजीरें लगी हुई हैं, उसको पकड़ के डुबकी लगाना होता है, नहीं तो आप बह जाओगे, इतना तेज पानी है वहां का, गंगा जी का। और भयंकर चिल्ड, एकदम चाइल्ड वाटर, भयंकर चिल्ड, बोल ही नहीं सकते आप, बहुत मस्त पानी, थोड़ा गंदा है मगर चिल्ड है एकदम। तो अब भैया एकदम ठंडा और एकदम तेज पानी, वैसी कोई नदी आपके घर के सामने से बह रही, बहुत तेज।
अब आपने एक दिन खाना खाया रात के, और खाना खाने के बाद आप टहल रहे थे, तो टहलते टहलते आपकी नजर पड़ी उस नदी पे, एक आदमी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, बह रहा है उसमें, बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। तो आपने बोला इसको बचाया जाए। नहीं सर हम तो वीडियो बनाएंगे। नहीं नहीं, वीडियो नहीं बनाना है, उसको बचाना है। तो बचाने के लिए आप क्या किए, आप नदी के पास गए, नदी के किनारे ऐसी बहुत तेज नदी है तो रेलिंग वेलिंग थी जैसे गंगा जी में है, तो आपने वो रेलिंग पकड़ी और अपना हाथ बढ़ाया नदी में, ऐसे मैं नीचे है दिख नहीं रहा है, हाथ बढ़ाया रेलिंग ऐसे करके, और हाथ बढ़ाया तो बहते हुए आदमी ने आपका हाथ पकड़ा, आपने उसको खींच के बाहर निकाल लिया। आपने उसको खींच के बाहर निकाल लिया, खींच के बाहर निकाल लिया। आसपास लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने देखा अरे वाह ये तो हीरो है, हीरो है, आपको बिल्कुल कंधे पे उठा लिया, आपके जयकारे लगाने लगे। अगले दिन न्यूज़पेपर में आपकी फोटो आ गई, और मोहल्ले के पार्षद ने आपको बुलाया अपने घर, और पार्षद ने अपने घर बुला के आपको 25,000 रुपए का नगद इनाम दे दिया कि भैया ये आपका ब्रेवरी अवार्ड है, जाओ। आप भयंकर खुश हो गए, आपको लगा यार ये जो नदी है ये तो यहाँ जिंदगी भर बहने वाली है, और जिंदगी भर बहेगी तो लोग इसमें, मतलब जिंदगी भर लोग बहेगी तो लोग भी डूबेंगे इसमें, और अपन तो यहीं रहते हैं, अपना तो मकान यहीं है, तो अपन क्यों ना एक काम शुरू करें कि रोज जो है सुबह 2 घंटा और शाम के 2 घंटा यहीं रहें, है ना, और लाइफ गार्ड बन जाएं और लोगों को बचाएं। 25,000 रुपए देते हैं पार्षद भैया, पेपर में फोटो आता है वो अलग, और लोग जयकारे लगाते हैं, उसकी तो बात ही मत पूछो। तो बढ़िया काम है। तो आपने रोज वहां यही काम शुरू कर दिया। अब एक दिन आपकी नजर पड़ी कि उस नदी में 2 लोग बहते हुए आ रहे हैं, पहले एक आया था, इस बार 2 लोग बहते हुए आ रहे हैं। अब वो पुराने जमाने के कार्टून आता था एक रिची रिच, अब आपको पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा रिची रिच, वो जैसा कार्टून हमारे जमाने में हम लोग जब छोटे थे तो बहुत बढ़िया कार्टून है, कभी देखना। वो रिची रिच कार्टून में ना वो जैसे ही कुछ पैसे वैसे की बात होती थी, रिची रिच के ऊपर डॉलर का साइन बन जाता था कि पैसा डॉलर, वैसा। तो डॉलर आपको वो जैसे वो लोग आ रहे हैं बहते हुए, तो आपको वो लोग इंसान नहीं नजर आ रहे हैं, आपको रुपये का साइन नजर आ रहा है। 25,000 एक, 25,000 2, 50,000 रुपए आपका बह के आ रहा है। तो अब आप एकदम उत्साहित हो गए, अरे बहुत दिन से टहल रहा हूं, बहुत दिन बाद कोई दिखा है। आप तुरंत गए घाट पे, 2 लोग हैं, आप तुरंत गए घाट में, आपने अपने दोनों हाथ बढ़ाए, दोनों को दिए, पकड़ो रे, पकड़ो मेरे 50,000 रुपए पकड़ो। तो आपने ऐसे हाथ बढ़ाए दोनों, जैसे ही आपने दोनों हाथ बढ़ाए वो लोगों ने आपको पकड़ा, और आपको पकड़ा, और आप सोचो वो नदी कितनी तेज आ रही, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे, बहुत तेज मोमेंटम उन लोगों का। आपने पकड़ा, उन्होंने आपको पकड़ा, आप उनको ऊपर खींचते, उससे पहले उन दोनों ने मिलकर आपको नीचे खींच लिया, नीचे खींच लिया। अगले दिन पेपर में छपा कि किसी ने 75,000 रुपए का इनाम पाया 3 लोगों को बचा के, आप भी डूब गए थे। तो ऐसा करना सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। इतनी हड़बड़ी जल्दबाजी में आप गिर जाओगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राइट तरीका क्या है उन लोगों को बचाने का? राइट तरीका यह है कि आप एक हाथ से रेलिंग पकड़िए जो बनी है नदी के किनारे, एक हाथ से आपने रेलिंग पकड़ ली। तो ऐसे में तो मैं एक ही आदमी को बचा पाऊंगा, मेरा 25,000 का नुकसान हो जाएगा, वो भी मेरे को गंवारा नहीं। तो कैसे करूं? तो ऐसे केस में अपन ये करेंगे, अपन पकड़ेंगे रेलिंग को, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, अपनी सेफ्टी जरूरी है। रेलिंग पकड़ ली, रेलिंग पकड़ के आपने हाथ बढ़ाया, आपने हाथ बढ़ाया और एक आदमी को बोला कि ले तू मेरा हाथ पकड़, और फिर उसको बोला कि तू दूसरे का हाथ पकड़। अपन बनाएंगे श्रृंखला, चेन, ह्यूमन चेन बनाएंगे। फिर मैं खींचता हूं, मैं तेरे को खींचता हूं, तू उसको खींच, और अपन तीनों बाहर आ जाएंगे। ऐसा कुछ करोगे तो आपका पेपर में आपका फोटो छपेगा, है नहीं? तब मजा आएगा। तो ऐसा आपने करके उसको निकाल लिया। अब यहां पर चेन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? चेन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि आपके पास 3 हाथ नहीं थे। अगर आपके पास 3 हाथ होते तो आप एक हाथ से रेलिंग को पकड़ते और एक एक हाथ से दोनों को डायरेक्टली खींच लेते। तीसरा हाथ होता तो रेलिंग पकड़ा होता और आप खींच लेते दोनों को। लेकिन आपके पास 3 हाथ नहीं है। हाथों की जब कमी होती है तब अपन बनाते हैं चेन। यहां पर कितने हाथ हैं? 3। और अपने को रिक्वायरमेंट कितने हाथ की है? 5। तो मेरे पास हाथों की कमी है। ऐसे केस में मैं क्या बनाऊंगा? चेन। अब चेन में बीच में किसी को रखना पड़ेगा। इमेजिन करो वो जो 2 लोग बह रहे थे, 2 लोग में से एक आदमी ऐसा है जिसका एक ही हाथ है, सिंगल हैंडेड पर्सन है वो, और एक आदमी ऐसा है जिसके दोनों हाथ है। अब आपको पकड़ना था, आप रात का टाइम, अंधेरा, नदी बह रही, तेज टाइम नहीं है। आपने जल्दी जल्दी में उस आदमी को पकड़ लिया जिसका एक ही हाथ है।
अब उसका एक ही हाथ था, वो आपके साथ पकड़ा हुआ है, उसका दूसरा हाथ है नहीं, तो ऐसे में वो उसको पकड़ पाएगा क्या? दूसरे वाले को नहीं पकड़ पाएगा, दूसरा आदमी बह जाएगा। तो जब कभी भी चेन बनेगी, चेन में अपन बीच में उसको रखेंगे जिसके पास कम से कम दो हाथ हो, तो दोनों पकड़ सके। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां दो हाथ वाला प्राणी कौन है अपने पास? ऑक्सीजन। एक हाथ वाला प्राणी कौन है अपने पास? हाइड्रोजन। तो जब कभी भी चेन बनेगी तो बीच में कौन लगेगा? ऑक्सीजन। और जहां हाइड्रोजन लगेगा उसके बाद चेन एंड हो जाएगी, उसके बाद और कुछ आगे नहीं लग सकता क्योंकि उसका एक ही हाथ है। ठीक, तो अब यहां पर चेन बनानी है सबसे पहले, और चेन में बीच में कौन आएगा? ऑक्सीजन। तो मैंने लगा दिया O और H, ये बना ली चेन। तो मेरा एक O चला गया और ये H चला गया। अब मेरे पास क्या बचा है? केवल एक ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, बस एक ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए मेरे को दो हाथ चाहिए, और मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं। मैं इसको ऊपर लिख दूंगा और यहां पर क्या लगा दूंगा? डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया आपका HCO3 माइनस का स्ट्रक्चर। ठीक, अगला वाला आ जाओ, HSO4 माइनस। HSO4 माइनस बनाना है अपने को, इधर का मिटा लेते हैं। HSO4 माइनस में सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर। 1 2 3 4 5 6। HSO4 माइनस, एक O पे माइनस चार्ज होगा, तो एक सिंगल बॉन्ड O माइनस लगा दिया। अभी मेरे को कितने O जोड़ने? और हाँ, 3 O जोड़ने हैं। 3 O के लिए 6 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन के लिए 1, यानी 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि मेरे पास केवल 5 इलेक्ट्रॉन है, हाथों की कमी है। ऐसे केस में क्या बनाऊंगा? चेन। चेन में O अंदर, H बाहर, OH बन गया। अब मेरे पास क्या बचा है? दो ऑक्सीजन बचे हैं। देखो, दो ऑक्सीजन जोड़ दिए, सल्फर जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, दो ऑक्सीजन बचे। एक ऑक्सीजन नीचे लग जाएगा, एक ऑक्सीजन ऊपर लग जाएगा। ये बन गया आपका HSO4 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट I3 प्लस। I3 प्लस बनाना है। अब I3 प्लस में 3 तो आयोडीन ही है, तो तीनों में से किसी पे भी प्लस कर दो। आयोडीन में जनरली, ओहो बारिश हो रही है क्या बाहर? आयोडीन जनरली क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले ग्रुप का है। उसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आपके पास क्या है? I प्लस है, तो I प्लस में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। यार कैसा बन गया ये? एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, ये वाला इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया। तो अब I के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। आपको और कितने I जोड़ने? इससे 2। एक I यहां जोड़ दो, एक I यहां जोड़ दो। दिस इज ऑलवेज राइट, कभी गलत नहीं होगा। ठीक, ये बन गया I3 प्लस। अगला और आखिरी है I3 माइनस। I3 माइनस, I3 माइनस में सेंट्रल एटम आयोडीन होगा, और उस आयोडीन पे माइनस चार्ज होगा। जनरली आयोडीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? 7। I माइनस में एक एक्स्ट्रा होगा, कितने होंगे? 8। अब मन में ये आता है कि सर थोड़ा देर पहले ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो उसने तो बॉन्ड बनाने से मना कर दिया था, यहां कैसे जुड़ेंगे? तो ऑक्सीजन ने इसलिए मना किया था बॉन्ड बनाने से क्योंकि वो ऑक्टेट रूल का परम उपासक था, ऑक्टेट रूल को बहुत अच्छे से मानने वाला था। लेकिन आयोडीन, ये सब तो भ्रष्ट लोग हैं, ये थोड़ी ना ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो यहां ऑक्टेट आप बढ़ा सकते हो, 2 आयोडीन और जोड़ना है, एक आयोडीन यहां जोड़ दोगे, एक आयोडीन यहां जोड़ दोगे। समझ आया? आखिरी 4-5 तो दे रहा हूं रिवीजन के तौर पे, फटाक से बना के दिखाओ। XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2, XeOF4, ये बना के दिखाओ। 5 सवाल, लास्ट 5, और इसके बाद में फिर अपन आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे जल्दी से। XeF2 से शुरू करेंगे। XeF2 बना लिए होगे, मेरे को लगता है पांचों बहुत इजी थे। XeF2, Xe का एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5, एटॉमिक नंबर गोली मारो, एटॉमिक नंबर तो हम भी नहीं जानते, बहुत नीचे होता है ना? कितना होता है? 54 नहीं 54, हाँ 54 होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन 54 होता है। लेकिन वहां तक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थोड़ी ना, अपन लोग ये जानते हैं कि ये एक इनर्ट गैस है, और अगर इनर्ट गैस है तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? 8 इलेक्ट्रॉन है, आपको 2 फ्लोरीन जोड़ना है। ऑक्टेट रूल की ऐसी तैसी कोई फॉलो नहीं करता है उसको। एक फ्लोरीन यहां लगा दो, एक फ्लोरीन यहां लगा दो, बन गया XeF2। ठीक, अगला वाला XeF4 बनाना है। Xe सेंट्रल 1 2 3 4 5 6 7
8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन जोड़ना है, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां। कोई ऐसा नहीं बनाएगा कि एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। कोई चीज खोली है तो उसको पूरा उपयोग करेंगे। आपने लोन पेयर खोल दिया बॉन्ड बनाने के लिए तो उसको पूरा यूज करेंगे। ये नहीं आधा खा के छोड़ दिया फिर ऐसे में बरसात का मौसम में लोन पेयर सिता जाएगा, मतलब ऐसे नहीं करना है, ठीक। अगला XeF6, Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 फ्लोरीन जोड़ना है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, पांचवा फ्लोरीन, छठा फ्लोरीन। अगला वाला था XeOF2, Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑक्सीजन जोड़ना है। कैसे जोड़ूंगा? डबल बॉन्ड O, एक फ्लोरीन यहां और एक और फ्लोरीन यहां, ठीक। अगला वाला आखिरी सवाल, 40-50 क्वेश्चन करा दिए होंगे मैंने। अब भी अगर किसी से नहीं बनेगा तो भैया तुमसे ना हो पाएगा, तुम टेंशन ना लो। Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, सेंटर में क्या आएगा? ऑक्सीजन है, काय से जोड़ूंगा? डबल बॉन्ड O, 4 फ्लोरीन जोड़ना है, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर और एक फ्लोरीन इधर, ये बन जाएगा, ठीक। और नहीं बन रहा है तो इतना परेशान नहीं होना, जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में है आगे कोवेलेंट बॉन्ड में, तो फिर से ये सारी चीजें अपन करेंगे। इसी के आगे हाइब्रिडाइजेशन है, इतना बनाना पड़ेगा, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हो पाएगा। चलो, तो ये बन गया स्ट्रक्चर बनाने का सिलसिला, सबसे बन गया होगा। आगे हेडिंग डालेंगे भैया कॉपी में, प्रिफरेबली नए पेज से डालने, अगर थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा बचा है तो वहीं डाल लो, कोई बात नहीं है। हेडिंग डालेंगे आयनिक बॉन्ड, बड़ी हेडिंग है आयनिक बॉन्ड, 4-5 बॉन्ड पढ़ने, उसमें आयनिक बॉन्ड है, सबसे बड़ा तो नहीं है लेकिन हाँ है, कोवेलेंट इससे ज्यादा बड़ा। आयनिक बॉन्ड लिखेंगे भैया, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कहां से कहां ट्रांसफर होगा, कहां से कहां ट्रांसफर होगा अभी लिखेंगे अपन लोग। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल आयनिक कंपाउंड का कोई एग्जांपल अगर आपको आ रहा हो मन में, आ गया? बताना नहीं, बिल्कुल पाप लगता है बताने पे तुम लोगों को। क्या है एग्जांपल? NaCl। दुनिया में ज्यादातर लोगों को आयनिक कंपाउंड मतलब NaCl पता है। NaCl कैसे बना है? Na और Cl के मिलने से। Na ने क्या किया? Na का एटॉमिक नंबर 11, 2 8 और 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनाया Na+, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2 और 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। ये एक लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन Cl के पास आया जिसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2 8 और 7, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl- बनाया, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2 8 और 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ये वाला Na+ और ये वाला Cl- दोनों आपस में मिले और इन्होंने बनाया NaCl। इनके बीच जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को कहते हैं अपन लोग आयनिक बॉन्ड। ऐसे 3 लाइन से मैं दिखा रहा हूं, वैसे नहीं दिखाते, मगर समझाने के लिए कि ये बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, शो करने का तरीका है कि उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां चला गया। सोडियम जो है ये क्या है? मेटल है, मेटल है। सोडियम एक मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, चाकू से काट सकते हो। क्लोरीन जो है वो क्या है? नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की परिभाषा यही है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल। तो यहां हुआ क्या है? मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला है और काय में चला गया, सॉरी, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला और काय में चला गया? नॉन मेटल में। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। तो लिखेंगे अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को अपन लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी, हो गया पक्का। आगे लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost or gained, the number of electrons lost or gained by a
बाय एन एटम, बाय एन कर लेना, बाय एन एटम is called its electrovalency, is called its electrovalency। जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन किए जाते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड is also called electrovalent bond, this type of bond is also called electrovalent bond। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो यहां तक की बात अपने को समझ में आ गई है। अब अपन हेडिंग, ये अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं, एग्जाम्पल NaCl आप जानते ही हो। आगे हेडिंग डालेंगे इसके अंदर, सब हेडिंग, ये तो इंट्रोडक्शन था उसका, डेफिनेशन वेफिनेशन। आगे हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, कैसे बनता है आयनिक बॉन्ड, ये अपने को देखना है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तुम लोगों को बोलने की देरी है कि मत लिखो, तुम लिखते ही चली नहीं, बहुत बहुत आलसी लोग भरे भाई दुनिया में, इस वाली पीढ़ी में ज्यादा है। और खैर छोड़ो, जान दो, कोई बात नहीं, जितनी कम मेहनत करनी पड़े उतना अच्छा जिंदगी में तुम्हारा असूल है, ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, एक आयनिक कंपाउंड मैं जानता हूं दुनिया में फेमस है बहुत, NaCl। NaCl बनाना है मेरे को। NaCl कैसा होता है देखा होगा, नमक सबने, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो इसका जवाब है सॉलिड होता है नमक। तो NaCl सॉलिड बनाना है। काय से बनेगा NaCl बनाना है, तो NaCl बनेगा Na और Cl के मिलने से। ठीक, तो Na नेचर में सोडियम सॉलिड के रूप में मिलता है जिसको कैरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं, तो Na सॉलिड हो गया। और क्लोरीन के लिए मैं लूंगा Cl2 गैस, जो कि नेचर में क्लोरीन Cl2 के जैसा मिलता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaCl2, तो मेरे को Cl एक ही चाहिए जबकि नेचर में 2 मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसका आधा किलो का पैकेट ले लूंगा, मतलब आधा मोल ले लूंगा। समझ में आई बात? ये हो गया। अच्छा, Cl2 गैस होती नेचर में, गैस हरे और पीले रंग की गैस होती, ग्रीनिश येलो गैस, गोली मारो, गैस होती, इतना याद रखना, नॉन मेटल है, गैस है। अब मेरे को ये बनाना है NaCl। अब NaCl बनाने के लिए मेरे को चाहिए Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। Na प्लस चाहिए, मतलब मेरे को Na के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सोडियम है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना है। मैंने सोडियम का सॉलिड हाथ में पकड़ लिया, मैं इलेक्ट्रॉन का आवाज लगा रहा हूं, आएगा क्या बाहर? नहीं आएगा बाहर, मैं जबरदस्ती करनी पड़ेगी, जबरदस्ती में चिमटी डाल के निकाल लूं क्या? इलेक्ट्रॉन पकड़ पाऊंगा क्या? नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर है, मैं चिमटी डाल के नहीं निकाल सकता इसको बाहर। तो ऐसे केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं इसको गर्म करूंगा, एनर्जी दूंगा। एनर्जी दूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ये बाहर आ जाएगा, भाग के छोड़ देगा उसको, कोई बंधा नहीं रहना चाहता, इससे बाउंड है, बाउंड नहीं रहना चाहता कोई, छोड़ के आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए मेरे को एनर्जी देनी है। एनर्जी कैसे दूंगा मैं? सोडियम के सॉलिड को हीट करूंगा। लेकिन आप जैसे ही सोडियम के सॉलिड को हीट करोगे, सोडियम का सॉलिड काय में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, सोडियम के लिक्विड में। इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, हीट करने पर पहले पिघलेगा। अब लिक्विड में से कैसे निकालूं? फिर से हीट करूं, तो लिक्विड को फिर से हीट करूं तो क्या बन जाएगा? सोडियम गैस बन जाएगा। जब तक के गैस नहीं बनेगा तब तक के आगे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आयोनाइजेशन करने के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। और आयोनाइजेशन एनर्जी की परिभाषा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में नहीं निकाला जाता। लेकिन सोडियम नेचर में सॉलिड के जैसा मिलता है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? सोडियम के सॉलिड को कन्वर्ट करना पड़ेगा सोडियम गैस में या सोडियम वेपर में। समझ आया यहां तक? किसी सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करना प्रोसेस कहलाती है क्या? सब्लिमेशन। ये प्रोसेस है सब्लिमेशन। और ये सब्लिमेशन करने के लिए मेरे को इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, गर्म करूंगा तब तो गैस बनेगा, है ना? नहीं तो गैस कैसे बनेगा?
एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी दी गई है उसको डिनोट करते हैं अपन डेल्टा एच से। जो हीट दी गई है उसको डेल्टा एच से डिनोट करते हैं। सब्लिमेशन का प्रोसेस है, इसलिए डेल्टा एच एसयूबी लिखते हैं, डेल्टा एच एसयूबी। ये मैं दूंगा, ये लोग लेंगे, इनकी एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए डेल्टा एच एसयूबी का सिंबल होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव है 10 किलो जूल, 15 किलो जूल, 20 किलो जूल, 100 किलो जूल, वो डिपेंड करेगा, एटम टू एटम वेरी करेगा। समझ में आया सब्लिमेशन क्यों, क्या क्या समझ में आया? सब्लिमेशन क्यों किया, पहली बात ये समझनी। डेल्टा एच एसयूबी क्यों लिखा, क्योंकि सब्लिमेशन है। पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि इसको मेरे को गर्म करना पड़ेगा, गर्म करूंगा तो मैं एनर्जी दूंगा, ये लोग एनर्जी लेंगे, एनर्जी ले रहे हैं, बढ़ रही है, इसलिए पॉजिटिव लिख दिया। ठीक, पहला काम हो गया। अब अगला काम, मेरे पास सोडियम गैस है, लेकिन NaCl बनाने के लिए मेरे को Na+ आयन चाहिए, और Na+ आयन के लिए मेरे क्या करना पड़ेगा, सोडियम गैस में से एक ठो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा। क्या बनेगा, Na+ गैस और एक इलेक्ट्रॉन। इन दिस प्रोसेस एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, यह प्रोसेस कहलाती आयोनाइजेशन, और इसमें जो एनर्जी इंवॉल्व होती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, ये पिछले चैप्टर का है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर था, कब बाहर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन था थर्ड शेल में, बाहर कब आएगा, जब मैं इसको एनर्जी दूंगा, ये एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसीलिए मैं यहां फिर से क्या लिखूंगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक, अपने को बॉन्ड बनाना है Na+ और Cl-। बॉन्ड बनाने की तुलना मैंने फिर वही पहले भी की थी, ब्याह रचाने से, तो ब्याह रचाना है अपने को, और ब्याह रचाना है Na+ और Cl- के बीच। Na+ यानी वर तैयार है, वधु को बुलाइए, तो वधु चाहिए, तो वधु कैसे आएगी, वधु आई ½ मोल Cl2 के रूप में, या कह लो Cl2 के रूप में, Cl2 गैसियस ½ मोल ही ले लो। ठीक, अभी वधु आई है, वधु तैयार होगी, ब्यूटी पार्लर जाएगी, खूब सारा मेकअप करेगी, 2-2.5 किलो, है ना, पुट्टी उट्टी होगा उसके चेहरे के ऊपर। मेरी पिछले साल मेरी कजन सिस्टर की शादी हुई थी दिसंबर में। वो कजन सिस्टर को मैं बचपन से देखते आ रहा हूं। शादी के दिन जिस दिन तैयार होके आई, तो मैं पूछने चला गया, तू ही है दूसरी है कोई? इतना मेकअप भाई साहब, मेरे को बताई वो कि पहले वहां जाओ तो वो लोग जैसे दीवार में बिरला व्हाइट पुट्टी लगाते हैं ना, वैसे पुट्टी बनाते हैं खूब सारी, कुछ होगा पाउडर वाउडर उनका, फिर वो ऐसे पुट्टी लगाते हैं मुंह में खूब सारी, फिर उसके बाद उस पर सैंड पेपर घस के उसको चिकना करते हैं, फिर पेंट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। खैर छोड़ो वो सब बातें। लड़की बदल गई, अलग लड़की दिख रही। मैं बोला गजब यार, इतना 3 फीट का हील पहन ली, इतना बड़ा 4 फीट की लड़की इतना बड़ा हील पहन ली, अपने पति से बड़ी दिख रही शादी में। खैर कुछ भी हो सकता है। तो भैया शादी वाले दिन जो दुल्हन दिखे उस पर विश्वास नहीं करना कभी, लड़कों को बता रहा हूं। हाँ, ½ मोल Cl2, लेकिन Cl2 में मेरे को Cl- चाहिए, मैं Cl2 में इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकता। Cl2 में 2 एटम आपस में जुड़े हुए, मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा एक तो Cl में, तो सबसे पहला मेरा काम है ये दोनों Cl को अलग करना, और दोनों Cl को अलग करने के लिए मेरे को मेरे को ये बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ना इस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक, तो मैंने क्या किया, Cl2 लिया, इसके बीच का बॉन्ड तोड़ दिया, 2 Cl गैसियस एटम बन गए, अलग अलग हो गए। लेकिन मेरे पास तो ½ मोल ही है Cl2, तो हाफ कर लो, ½ Cl2 कर लिया तो यहां भी हाफ हो जाएगा, 2 का हाफ, तो मेरे पास क्या आएगा, 1 Cl गैसियस एटम आ गया। समझ में आया? अब बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए मेरे को एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मैं एनर्जी लगाऊंगा, ये लोग एनर्जी गेन करेंगे, ये लोग एनर्जी गेन करेंगे, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। यहां जो एनर्जी इंवॉल्व हुई है ये बॉन्ड तोड़ने के काम आई है, इसलिए इस एनर्जी को कहते हैं BDE, म्हणजे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड तोड़ने के काम आई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक, लेकिन ये 1 मोल के लिए होती है, मेरे पास आधा ही मोल था Cl2, इसलिए मैं इसको लिखूंगा ½ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। 1 मोल में जितनी लगती है उसकी आधी लगेगी, लेकिन लगेगी। समझ आया यहां तक के?
अब मेरे पास Cl आ गया, Cl न्यूट्रल, मैं इसको बोल रहा हूं Na+ से बॉन्ड बना ले। Na+ मना कर दे रहा, नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को Cl पे कौन सा चार्ज चाहिए, माइनस। तो अब मैं क्या करूंगा, Cl गैस को ये जो एक इलेक्ट्रॉन Na ने छोड़ा था वो एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, तो क्या बनेगा, Cl- गैसियस। समझ में आया? इन दिस प्रोसेस एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेल्टा HEG, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था तो मैं एनर्जी दे रहा था, जब मैं इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो प्रोसेस क्या हो गई, उल्टी, तो मेरे को यहां एनर्जी मिलेगी, यहां पॉजिटिव था, यहां कैसा होगा, नेगेटिव। समझ में आई यहां तक के बात? पक्का। अब वर भी तैयार है, वर तो बहुत देर से बेचारा तैयार हो बैठा है पीढ़े के ऊपर, है ना, होता ना मंडप में बैठा हुआ है। वधु भी तैयार हो गई, हो गया पुट्टी वुट्टी पेंट वेंट मेकअप सब हो गया। तो अब दोनों साथ में आएंगे, Na+ और Cl- वरमाला पहनाएंगे और क्या बना लेंगे, NaCl। अब ये Na+ गैस था, ये Cl- गैस था, दोनों के मिलने से बन गया NaCl सॉलिड। अब ये दोनों एक दूसरे के पास आए, अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज में कौन सा प्रोसेस होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की वजह से दुनिया में स्टेबिलिटी बढ़ती है। अट्रैक्शन अच्छी चीज है। इंडिया और हिंदी चीनी भाई भाई, अगर अट्रैक्शन होता तो आज बढ़िया चल रहा होता सब, क्या पता अपने को वैक्सीन दे दिया होता अभी तक, है नहीं, मगर अभी लड़ाई चल रही है तो स्टेबिलिटी कम है। जब कभी भी अट्रैक्शन होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो गई का मतलब है एनर्जी रिलीज हो गई, रिलीज हो जाएगी एनर्जी। यहां जो एनर्जी रिलीज हुई है वो है नेगेटिव, जो कि रिलीज हुई है। इस प्रोसेस में NaCl बन रहा है, वो ऐसा होगा Na+, Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, फिर यहां नीचे Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, एक के बाद एक जुड़ता जाएगा, आगे भी जुड़ेगा पीछे भी जुड़ेगा। ये जो पूरा बन रहा है इसको कहते हैं लैटिस। क्या कहते हैं, लैटिस। और इस लैटिस के बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी, इस रिलीज्ड एनर्जी को अपन लोग कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। दिस वन इज लैटिस एनर्जी। समझ में आई बात यहां तक के? और फाइनली मैं NaCl बना पाऊंगा। तो NaCl बनना ये रिएक्शन है, ऐसे बन रहा है, और ये उसका मैकेनिज्म है, या कह लो ये उसके स्टेप्स हैं। 5 स्टेप फॉलो करने के बाद मैं NaCl बना पा रहा हूं। समझ में आई बात यहां तक के? क्या क्या किया, कैसे बना, इतना नोट करो, फिर और आगे बताऊंगा, पहले इतना नोट करो। चलो अगला हेडिंग डालेंगे छोटा सा, फैक्टर्स फेवरेबल, छोटा सा हेडिंग डालना, फैक्टर्स फेवरेबल फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। फैक्टर्स फेवरेबल फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो फेवरेबल फैक्टर्स हैं वो पूछ रहा है, फैक्टर्स फेवरेबल फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो भैया, ये कंपाउंड, दुनिया में कोई भी कंपाउंड कब बनता है, जब उसमें स्टेबिलिटी कम हो रही हो तो बनेगा क्या। कोई भी काम दुनिया में नेचर में, नेचर बना रही है NaCl, मैं घर में नहीं बनाता हूं, नेचर ने बनाया हुआ है। तो जो नेचर NaCl बना रही है वो इसलिए बना रही है क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। नेचर का कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें उसकी स्टेबिलिटी कम होती हो। तो यहां स्टेबिलिटी बढ़ रही है इसलिए NaCl बढ़ रहा है, इन दोनों से ज्यादा स्टेबल NaCl है। ठीक, अब स्टेबिलिटी बढ़ रही है का मतलब है कि एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी टोटल, है ना, एनर्जी रिलीज होगी। ये बात तो समझ में आ गई। स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी कम हो गई मतलब एनर्जी रिलीज हो गई। ठीक, अब ये वाली प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए। पॉजिटिव में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, ये भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी देनी पड़ेगी। 3 प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ रही, 2 प्रोसेस में एनर्जी बाहर निकल रही है। यहां एनर्जी कम हो रही है, यहां एनर्जी बढ़ रही, तीनों में।
अपन चाहते हैं जब ये पांचों रिएक्शन को मिला के बड़ा वाला रिएक्शन बनाया जाए तो इस समय नेट एनर्जी कम हो, नेट एनर्जी कम होगी तो नेट स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, अपन ये चाहते हैं। अब अगर मैं नेट एनर्जी कम करना चाहता हूं, 3 स्टेप में एनर्जी बढ़ रही है, 2 स्टेप में एनर्जी कम हो रही है, और मैं चाहता हूं कि नेट एनर्जी कम हो, तो ये जिनमें एनर्जी बढ़ रही है उनका मैग्नीट्यूड छोटा होना चाहिए, और जिनमें एनर्जी कम हो रही है उनका मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए। समझ आया? चलो, यहां पर मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है, यहां पर मेरे को एनर्जी मिल रही है। एक इमेजिन करो, तुम्हारे पास, तुमको समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे पास जिंदगी में कोई काम नहीं बचा आगे जाके, इमेजिन करना तुमने एक सैंडविच का स्टॉल खोल लिया मरीन ड्राइव पे। बहुत बढ़िया काम है, मरीन ड्राइव पे मेरे को जगह मिले, मैं सैंडविच का स्टॉल खोल लूं। खूब कमा रहे, खूब पेल पेल के, रायपुर के आदमी वहीं जा जाके खा रहे, पता नहीं क्या है वहां। तो वो सैंडविच का स्टॉल खोल लिया तुमने। अब स्टॉल खोलने के लिए तुमको क्या क्या चीज चाहिए? एक तो स्टॉल चाहिए, वो जो उनका सेटअप है वो चाहिए, फिर सैंडविच बनाने के लिए तुमको ब्रेड चाहिए, और सैंडविच बनाने के लिए वो तवा चाहिए, गैस चाहिए, फिर तुम्हें आलू चाहिए, फिर मसाला, बहुत सारी चीजें चाहिए, प्लेट चाहिए, दोना चाहिए। ये सब चीज के लिए तुम खर्चा कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। सैंडविच बेच के तुमको पैसा मिल रहा है। अगर इमेजिन करो तुम्हारा खर्चा ज्यादा है, पैसा कम मिल रहा है, तुम्हारे को एक सैंडविच बनाने में 20 रुपए लगते हैं, बेच तुम 10 ही रुपए में पा रहे हो, तो बताओ ऐसे केस में तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? ऐसे केस में तुम्हारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दुकान ज्यादा दिन नहीं चलेगी, बंद करके फिर तुमको तीसरा काम ढूंढना पड़ेगा। ठीक, समझ में आ रही बात? ऐसे ही यहां वही वाला केस है। इनमें मैं एनर्जी दे रहा हूं, खर्चा कर रहा हूं जेब से। सोडियम को मैंने बोला गैस बन जा, सोडियम बोला पैसा दे, पैसा मतलब एनर्जी दे, तो मैंने इसको सोडियम को पैसा दिया। फिर मैंने सोडियम को बोला 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के दे, सोडियम बोल रहा है एनर्जी दे, मैंने फिर इसको पैसे दिए। फिर ये बॉन्ड तोड़ना था, बॉन्ड तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए थी, मैंने फिर इसको पैसे दिए। मैंने 3 जगह पैसे खर्च किए। यहां बॉन्ड बना, मतलब इलेक्ट्रॉन घुसा, पैसे मेरे को मिले। यहां पर भी बॉन्ड बना, यहां पर भी एनर्जी रिलीज हो रही, यहां भी पैसे मेरे को मिले। अगर मैं चाहता हूं नेट स्टेबिलिटी बढ़ जाए तो मेरे जो मिल रहा है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा। समझ में आई बात? और जो मैं लगा रहा हूं एनर्जी, वो क्या होनी चाहिए? कम। एनर्जी जो है वो इन लोगों के लिए पैसे के समान है। जो पैसे में लगा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कम होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? साइंस वाले बच्चों, कॉमर्स में पढ़ाई करते हुए, इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, समझ गए? ठीक। तो सबसे पहला ये जहां जहां खर्चा हो रहा है, ये खर्चा छोटा होना चाहिए। तो आओ भैया देखें, सबसे पहला फैक्टर लिखो, फेवरेबल फैक्टर नंबर 1। ये सब कम खर्चा होना है, कम यानी लो। सबसे पहला लिखेंगे लो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, लो एंथैल्पी, ENTHALPY, लो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल, लो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मेटल, सोडियम मेटल। ठीक, मतलब जल्दी से सबलाइम हो जाए, जल्दी से गैस बना ले। अगला लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, क्या है ये? मेटल, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। दूल्हा तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अभी दूल्हा को बोल रहे हैं शादी करना है, दूल्हा बोल रहा है 25 लाख रुपए लूंगा शादी, दहेज मांगते ना बेकार लोग, 25 लाख रुपए लूंगा शादी करने के लिए, तो ऐसे में शादी हो पाएगी क्या? नहीं। दूल्हा बोल रहा है कुछ पैसा नहीं चाहिए यार, 50,000 रुपए दे दो, अरे कुछ नहीं 10 रुपए दे दो नेक का, उतने में शादी कर लूंगा, तो जल्दी शादी हो जाएगी। तो ये छोटे से में दूल्हा बन जाए, Na+ दूल्हा है अपना, याद रखना, थोड़ी सी एनर्जी दे के दूल्हा बन जाए तो बॉन्ड जल्दी बनेगा। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। अच्छा, यहां बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा है, बॉन्ड तोड़ना है दुल्हन का, बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए वहां एनर्जी क्या लगनी चाहिए? कम लगनी चाहिए। तो लिखेंगे लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल है, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल। तीसरा, यहां क्या हो रहा है? यहां मेरे को मिल रहा है, तो
तो अब जो मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा। ये लूज कर रहा है तो मैं गेन करूंगा ना, तो मेरे को जो मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये लिखो हाई, हाई क्या है ये, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल। और यहां भी मेरे को मिल रहा है, ये भी हाई होना चाहिए, तो लिखेंगे हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। इतनी कंडीशंस फेवरेबल है। ठीक, एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे भैया, इतनी कंडीशन चाहिए अपने को, तब जाके कहीं आयनिक बॉन्ड बनेगा। ऐसे मजाक नहीं आयनिक बॉन्ड बनाना, 5 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तब जाके बनेगा। ठीक, अगला लिखेंगे, अगली लाइन में लिखेंगे ऑल दीज अबव कंडीशंस, ऑल दीज अबव कंडीशंस। अरे बाप रे, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है, हो रहा है। ऑल दीज अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड बाय एस ब्लॉक मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स एंड मेटल कहां का होना चाहिए, एस ब्लॉक का, एंड नॉन मेटल कहां, इधर एस, पीरियोडिक टेबल ध्यान होगा, इधर एस ब्लॉक है, इधर पी ब्लॉक है, इधर मेटल है, इधर नॉन मेटल है। ये हाई मेटेलिक है, ये हाईली नॉन मेटेलिक है, और बीच में जो डी और जो थोड़ा सा पी ब्लॉक है, ये सब इंटरमीडिएट लोग हैं। तो ये 5 कंडीशन फुलफिल करने के लिए हाईली मेटेलिक और हाईली नॉन मेटेलिक लोग चाहिए, जो कहां मिलेंगे, एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक के मेटल और पी ब्लॉक के नॉन मेटल। तो लिखेंगे ऑल दीज अबव कंडीशंस आर फुलफिल्ड बाय एस ब्लॉक मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स एंड पी ब्लॉक नॉन मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स एंड पी ब्लॉक नॉन मेटल्स। Therefore, ionic bonds are formed between them. आयनिक बॉन्ड्स इन्हीं लोग बनाते हैं, यही लोग बनाते हैं, और दुनियादारी नहीं बनाती। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक वाले आयनिक बॉन्ड बनाते नहीं नजर आएंगे, ये लोग ज्यादा बनाते हैं। NaCl, KF, RbF इधर वाले लोग बनाते हैं। ठीक, चलो, तो ये हो गया, आगे बढ़ेंगे। बट इसी के नीचे लिखना एक्सेप्शन के बिना देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी, और आप लोगों ने कदम रख लिया इसमें, तो एक्सेप्शन तो रहना ही रहना है। लिखेंगे बट, बट, बट जहां आता है आदमी डर जाता है। बट लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम usually form कोवेलेंट बॉन्ड। ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, घर का बेदी लंका डाय। यूजुअली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, इनका पूरा फैमिली बना रहा है आयनिक बॉन्ड, एस ब्लॉक वाले हैं। ये तीनों अलग अनोखे हैं, इनको नहीं, हम नहीं बनाएंगे। आलू गोभी की सब्जी बनी, मैं नहीं खाऊंगा, क्या खाएगा, मैगी बना दो, यही वही वाला। आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं सब लोग, मैं नहीं बनाऊंगा, क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा। बट लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम यूजुअली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, देखो, एक स्टेप होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का। ये आयोनाइजेशन एनर्जी लो होनी चाहिए ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए और दूल्हा तैयार हो जाए। लेकिन लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये लोग ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं अपने उसमें, ऊपर है ना, और इनका साइज कम होता है। साइज कम होता है तो इनके न्यूक्लियस के पास में ही होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसको बाहर निकालना मुश्किल होता है। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये बोलता है 25 लाख रुपए लूंगा, ये बोलता है और ज्यादा 30 लाख लूंगा, ये इसका डायगोनल रिलेटिव है, बोलता है 25 लाख में मैं भी काम कर लूंगा। तो ये लोग बहुत बहुत रिश्वत मांग रहे हैं, तो ऐसे में बॉन्ड बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। इनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है। जब तक पॉजिटिव आयन नहीं बनाएंगे तब तक नेगेटिव के साथ आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक, तो लिखा है मैंने, बट लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम यूजुअली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स या कोवेलेंट कंपाउंड ड्यू टू
due to their high ionization energy, due to their high ionization energy, due to their high ionization energy, which is not favorable for ionic bond formation, which is not favorable for ionic bond formation. समझ में आई बात यहां तक के? ये लोग यूजुअली बनाते हैं, यूजुअली लिखा है मैंने, इनके एक दो कंपाउंड आयनिक होते हैं, सारे नहीं होते, एक दो आयनिक होते हैं, बाकी सारे सारे कोवेलेंट होते हैं. तो वो एक दो कौन से आयनिक है वो याद रखने हैं, तो लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स ऑफ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम. इनके आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? बाकी बचे कुछ कोवेलेंट है, आयनिक थोड़े से हैं इसलिए लिखा दे रहा हूं, कोवेलेंट बहुत सारे हैं तो उतना याद नहीं कर पाओगे. लिथियम का आयनिक कंपाउंड होता है LiH, लिथियम हाइड्राइड, LiF, लिथियम फ्लोराइड, Li2O, लिथियम ऑक्साइड, और एक होता है Li4C, लिथियम कार्बाइड. हाइड्राइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, ये लोग इसके आयनिक होते हैं, आयनिक. बाकी बच्चे जो भी कंपाउंड है जैसे LiCl, LiBr, LiI, समझ रहे हो, ये सारे सारे क्या हो गए? ये लोग हो गए कोवेलेंट. ये कोवेलेंट होते हैं, आयनिक नहीं होते. ठीक ऐसे ही मैग्नीशियम, ये डायगोनली रिलेटेड है ना, लिथियम और मैग्नीशियम, इसके भी बहुत सारे होते हैं. इसका होता है MgF2, MgO, और इसका एक कार्बाइड होता है Mg2C. मत लिखो लेकिन कार्बाइड, गोली मारो, दो ही लिखो, ये दो होते हैं, इसके भी ज्यादा होते हैं. और बेरिलियम दुनिया में सबसे अनोखा, इसका केवल एक आयनिक कंपाउंड होता है पूरी दुनिया में, एक, जो होता है क्या था बे, B2C, बेरिलियम कार्बाइड. बस यही आयनिक है, इसके अलावा ना इसका ऑक्साइड आयनिक होता, ना इसका फ्लोराइड आयनिक होता, ना इसका कुछ आयनिक होता. समझ में आ रही बात? तो ये स्कूल के लिए नहीं है, ये स्ट्रिक्टली कंपटीशन एग्जाम के लिए है. इससे बहुत सारी चीज निकल के आएगी. लिथियम के 4 होते हैं, मैग्नीशियम के एक दो और होते हैं, मगर वो काम के नहीं, करके मैं कचरा नहीं बढ़ा रहा तुम्हारा. बेरिलियम का केवल एक कंपाउंड आयनिक है, नीचे लिख लेना रेस्ट ऑल कंपाउंड्स. इसके अलावा जो भी बचा वो सारा का सारा कैसा होता है? कोवेलेंट होता है, सबका सब कोवेलेंट होता है, सब हो गया. चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया, अगला टॉपिक जो बोल रहे थे आप लोग, लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी LE, इसका आज अपने पास में है 15-20 मिनट. मेरे फोन में जगह नहीं है यार, 2 मिनट रुकना ना, ये थोड़ा सा पढ़ा दूं फिर उसके बाद वो करता हूं. स्कूल के लिए कौन कौन सा था? अबे कभी स्कूल के लिए पूछता है, कभी नीट. बाकी बच्चा स्कूल के लिए था और क्या, बाकी सब काम का. ये कंपटीशन के लिए, इसको नहीं पढ़ना है, स्कूल के लिए सब पढ़ना है, नीट देना है ना तेरे को. तो ऐसे एक एक सर ये वाले में क्या आएगा, ये वाले में देखो, बुक लेके आना, एक दिन सब लिख दूंगा तेरे में. चलो लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी आ जाओ. लैटिस एनर्जी क्या होती? लैटिस एनर्जी अपन लोगों ने देखा क्या बनाया था वाला इक्वेशन, Na गैसियस Cl माइनस गैसियस के साथ मिलके NaCl सॉलिड बना रहा है. तो इस समय जो एनर्जी रिलीज हुई वो एनर्जी को अपन लोगों ने क्या नाम दिया? लैटिस एनर्जी. ये एनर्जी रिलीज क्यों हुई? फिर से बता रहा हूं, दोनों के बीच अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी, स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम होने की वजह से एनर्जी रिलीज हो गई, इसलिए नेगेटिव साइन लगाया. ठीक, अगला मैंने Mg+2 लिया और साथ में 2F- लिए, दोनों को मिला के मैंने MgF2 सॉलिड बनाया. यहां पर भी सॉलिड यानी क्रिस्टल लैटिस बनेगा, लंबा चौड़ा, और यहां पर जो हीट रिलीज होगी उस रिलीज्ड हीट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी. रिलीज हो रही इसलिए क्या होगी? नेगेटिव. ठीक, मैंने Al+3 लिया, 3 मोल F- लिया, मिला के बनाया AlF3 सॉलिड. ये भी एक आयनिक सॉलिड है. यहां पर भी ये दोनों पास आए,
अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ी, स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से एनर्जी कम हुई, एनर्जी कम होने का मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज हो गई, इसलिए ये वाली लैटिस एनर्जी भी कैसी है, नेगेटिव। ठीक, अब आप लैटिस एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? कुछ चीजें हैं जो देखो, ये जो कंस्टिट्यूएंट आयंस हैं, कंस्टिट्यूएंट आयंस मतलब जिससे NaCl बन रहा है, ये सब गैसियस स्टेट में, ओ मैं यहां लिखना भूल गया, सॉरी, ये सब गैसियस स्टेट में, सब गैसियस स्टेट में कंस्टिट्यूएंट आयंस जिनसे ये सॉलिड बन रहा है, सब गैसियस स्टेट में। मैं कितना सॉलिड बना रहा हूं? 1 मोल, 1 मोल, कुछ नहीं लिखा है ना, केमिस्ट्री में बात मोल में होती है। 1 मोल, यहां पर भी 1 मोल, यहां पर भी 1 मोल, कितना कितना बन रहा है? 1 मोल। इस समय सब जगह एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। इस रिलीज्ड एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, नेगेटिव यानी रिलीज हो गई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, कब? व्हेन 1 मोल हो, कोई मिस कॉल मारता है यार, बताओ। अच्छा, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड बन रहा है, 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज प्रोड्यूस्ड, 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज प्रोड्यूस्ड, काय से बन रहा है? फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस, गैसियस है ना, कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। तो इसको आप पूरे को एक साथ डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस इज कॉल्ड क्या? लैटिस एनर्जी। समझ में आया क्या था? ठीक, हेडिंग डालेंगे लैटिस एनर्जी और उसके अंदर लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole, the amount of energy released when 1 mole of an ionic solid, 1 mole of an ionic solid is produced 1 mole of an ionic solid is produced from its constituent, from its constituent gaseous ions, from its constituent gaseous ions। ठीक, ये तीनों एग्जाम्पल नोट करो फटाक से, मैं जब तक थोड़ा सा डिलीट करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी नोट करो। चलो भैया, तो ये लैटिस एनर्जी की पहली परिभाषा थी, है ना। लेकिन अगर इसको उल्टा सोचूं मैं, मतलब मैं NaCl सॉलिड को कन्वर्ट कर दूं Na+ गैसियस और Cl- गैसियस में, तो ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, क्या अंतर है दोनों में? यहां मैं NaCl को बना रहा हूं, यहां मैं NaCl को तोड़ रहा हूं। कोई चीज को मतलब ये समझ लो, अगर आगे जा रहा हूं मैं, फॉरवर्ड है, तो ये वाला रिएक्शन उसका उल्टा है, बैकवर्ड है। आगे जाने में जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है क्या? पीछे आने पे उतनी एनर्जी रिलीज होगी। नहीं तो दुनिया को अगर ऐसा नहीं होता, मान लो कि Na+ और Cl- गैसियस से NaCl बनाने में मान लो 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही होती, और इसको तोड़ने के लिए मान लो 8 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती, तो ऐसे केस में मैं कुछ नहीं करता दुनिया में। एनर्जी दुनिया में लड़ाई झगड़ा है किस बात का? एनर्जी का ही तो है। आज दुबई और ये ईरान, इराक ऐसे देश क्यों इतने पैसे वाले हैं? क्यों पैसे वाले? कुवैत वगैरह, चूंकि इनके पास एनर्जी मतलब पेट्रोल है, तो दुनिया को एनर्जी चाहिए। तो मैं अगर ऐसा होता कि इसको बनाने से 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती और तोड़ने के लिए वापस उल्टा ले जाने में 8 किलो जूल एनर्जी लगती, तो हर साइकिल में मेरे को 2 किलो जूल एनर्जी प्रॉफिट मिलता।
तो साइंटिस्ट लोग एक ऐसे ही थोड़ा सा NaCl लेके दिन भर उसको तोड़ते और वापस बनाते, तोड़ते और वापस बनाते, तोड़ते और वापस बनाते। ना कोई रॉ मटेरियल की जरूरत, ना कुछ चीज की जरूरत, हर साइकिल में 2 किलो जूल एनर्जी मिलती जाती है उनको एक्स्ट्रा। तो ऐसा नहीं होता। होता यह है कि अगर इसको बनाने में 10 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी तो इसको तोड़ने में वापस 10 किलो जूल एनर्जी लग जाएगी। जितना इधर आगे लगा उतना ही उधर पीछे लग जाएगा। समझ में आई बात? इसीलिए साइंटिस्ट लोग ऐसा कुछ नहीं करते। तो यहां पर जब मैं NaCl बना रहा था तो लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही थी। जब मैं NaCl को तोड़ूंगा, Na प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़े हुए हैं, इनको तोड़ूंगा तो मेरे को उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। यह एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लैटिस एनर्जी जो पहले नेगेटिव थी, अब वो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये जो डेफिनेशन थी पीछे लिखाया था, ये स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। स्कूल में लैटिस एनर्जी की परिभाषा पूछता है। अगला MgF2 सॉलिड को मैं तोड़ूंगा Mg+2 गैसियस और 2F माइनस गैसियस में, तो यहां जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उतनी ही एनर्जी यहां एब्जॉर्ब होगी। वहां लैटिस एनर्जी नेगेटिव थी, यहां लैटिस एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सेम मैग्नीट्यूड, वैल्यू सेम होगी। AlF3 सॉलिड को मैं तोड़ूंगा Al+3 गैसियस और 3 मोल्स ऑफ F माइनस गैसियस में, तो यहां बन रहा था, यहां टूटेगा, यहां भी लैटिस एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव, यानी एब्जॉर्ब होगी। तो बोलो अब लैटिस एनर्जी की दूसरी परिभाषा आप क्या लिख सकते हो? लैटिस एनर्जी की दूसरी परिभाषा बोलो क्या लिख सकते हो? द अमाउंट ऑफ, क्या होगा बोलो? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, यहां रिलीज हो रही थी, यहां तोड़ने के लिए एब्जॉर्ब करानी पड़ेगी। तो आप क्या परिभाषा लिखोगे दूसरी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of an ionic solid, 1 mole of an ionic solid is converted, काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? into its constituent gaseous क्या? आयंस। समझ में आया? लैटिस एनर्जी की एक परिभाषा यह है, वो एनर्जी जो रिलीज होती है कब? जब 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है अपने कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन से, या वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है कब? जब 1 मोल आयनिक सॉलिड को उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में तोड़ा जाता है। ठीक, तो आपने एक लिख ली है, और करके दूसरी लिखेंगे और करके दूसरी लिखेंगे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed when 1 mole of an ionic solid is converted into its constituent gaseous ions। ठीक है, सीधा भी है उल्टा भी है, दोनों डेफिनेशन है। ये तीनों को नोट करो। अब इसके आगे हेडिंग डालेंगे, डाल के छोड़ेंगे, आज 2 डाल के छोड़ेंगे, हेडिंग डाल के छोड़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। कौन से फैक्टर हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? ठीक, अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखना, लैटिस एनर्जी क्या होती है, डेफिनेशन दोनों थोड़ा याद कर लोगे तो बढ़िया है। ठीक है, चलो, तो बाकी का अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए छुट्टी।